जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज है 23 जनवरी। चलिए न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। तो एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। आइए पहले वाले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है ये काफ़ी पुराना है, ये अभी का नहीं है ना। और उसी पर यहाँ पर चर्चा हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली अब लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। तो इसलिए सभी को ये डर सता रहा है कि भाई लोकसभा के अगर इलेक्शन यहाँ पर साइमल्टेनियसली करा दिए गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हर राज्य में जो मोदी सरकार है वो आ सकती है। करंट इलेक्टोरल सिस्टम हमारे कंट्री में सेपरेट पूल जो है वो होल्ड करते हैं लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर सेंटर में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर है लोकसभा, और बाकी स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर है लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और लोकसभा के इलेक्शंस के साथ ही जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाए, उसी को हम कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। अब यहाँ पर समस्या ये है कि जैसे अभी आपने देखा है कि कई सारे राज्यों में अभी अभी इलेक्शंस हुए थे। अब वहाँ पर फिर से उसको डिसॉल्व करके लोकसभा के साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाना ये काफ़ी टफ हो जाएगा। और इसी के चलते कई सारे आर्टिकल्स में भी बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे आर्टिकल 172, आर्टिकल 83 जो है ये ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसके साथ डील करता है, और 5 ईयर टर्म जो है ये गारंटी करता है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए। अब अगर उनके पास ऑब्वियसली अगर उनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं है तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर मेजोरिटी है तो फिर 5 साल का टेन्योर पूरा कंप्लीट होने देना पड़ता है। अब इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, इसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अभी जो राज्य है या ऐसे राज्य जिनका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं हो रहा है वो राज्य कैसे यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। देन आर्टिकल 85 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू समन पार्लियामेंट्री सेशन, यहाँ पर मोर देन 6 मंथ की गैप नहीं रहना चाहिए, वो यहाँ पर बोलता है। प्रेसिडेंट जो है वो पावर अर्जेंट आइदर ऑफ द हाउस। 356 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जो है स्टेट में उसके साथ डील करता है कि भाई अगर समझ लीजिए कि कोई राज्य है, वो राज्य अभी इलेक्शन अगर कंडक्ट करवाए जाते हैं लोकसभा के साथ और 1 साल के अंदर वो अगर डिसॉल्व हो जाता है तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि 4 साल तक के इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं करवाए जाएंगे, है ना। अगर लोकसभा के साथ ही इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं तो काफ़ी सारी चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो वही यहाँ पर बात की जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू, और कई बार इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई। आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ये कई बार हमने देखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो पीडीएफ है उससे आप रिवीजन फिर से कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं सुबह ही शेयर कर दिया करता हूँ। तो मयूर मोगरे आपको सर्च करना है, वहाँ से टेलीग्राम से लेना है। बाकी ये जो चीज़ें है ये ऑलरेडी हमने कवर की हुई है कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो फेवर में बात करते हैं कि हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट 36 ईयर्स काफ़ी बर्डन हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्शन हेल्ड कॉन्स्टेंटली इन सेम पार्ट ऑफ द कंट्री विथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। जैसे अभी समझ लीजिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, तो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद से जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है वो लगने तक उस राज्य में या उस देश में किसी भी तरीके से कोई भी नया जो कानून है या ऐसी कोई चीज़ें जो पोल को इन्फ्लुएंस करे वो नहीं की जा सकती है ना। इस साल का जो बजट है वो भी एक इंटरिम बजट के तहत आएगा क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो राज्य कंटिन्यूसली किसी न किसी देश के पार्ट में वो चलता रहता है, तो इसीलिए उस राज्य में जो मतलब समझ लीजिए कुछ डेवलपमेंट है वो हानिकारक हो जाती है, वो नहीं हो पाती है। नेशनल पार्टीज जो उन पर प्रेशर रहता है। अब मोदी जी अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई राज्य में जाना पड़ रहा है ना, रैली को संबोधित करना पड़ रहा है। कॉस्ट सेविंग, यहाँ पर अलग अलग देश में अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहा है इधर 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 अलग अलग राज्यों में, तो उतने पैसे लगते हैं। देन उसके बाद बाकी जो फोर्सेस है उनकी भी वहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या लगता है कि भाई बाकी जो मैन पावर लगती है तो वो मैन पावर जो है वो वेस्ट होती रहती है ना। तो वो सब चीज़ें होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यहाँ पर बोला जा रहा है।
कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मतलब चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। अगेंस्ट में बोलने के वजह चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है कि कैसे आप डिज़ोल्व अगर हो रही है तो फिर कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। लोकसभा ही डिज़ोल्व हो गई तो फिर कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कॉस्ट जो है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाने पड़ेंगे, है ना। प्लस यहाँ पर सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर इलेक्शन के इसमें लगेंगे, तो उस समय पर हमले ये भी सब हो सकते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हो रही है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, कई बार हमने इसको कवर किया है। नेक्स्ट है टैक्स कंट्रीब्यूशन बाय स्टेट नीड टू बी रिविजिटेड। देखिए ये जो आर्टिकल है डिस्कस कर रहा है फाइनेंशियल कमीशन जो रिकमेंड किया उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन टैक्स अमंग द स्टेट्स। क्या होता है, सेंटर के पास कुछ पैसे जा रहे हैं, समझ लीजिए 100 रुपये गए, 100 रुपये में से 60 रुपये जो है वो सेंटर अपने पास रखेगा और 40 रुपये जो है बाकी स्टेट्स को देगा। अब ये हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स को भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। तो ये भी बड़ा सवाल होता है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर फाइनेंशियल कमीशन जो अपना यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है वो यहाँ पर देखता है। तो फाइनेंस कमीशन हिस्टोरिक एवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना। आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि जीएसटी और पेट्रोलियम कंजम्पशन जो है वो स्टेबल एंड एक्यूरेट मेजर ऑफ स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल एक्सचेंजर। यहाँ पर फॉर्मूला विद वेटेज ऑफ एटलीस्ट 33%। तो बेसिकली क्या है, प्राइमरी रोल क्या है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। तो प्राइमरी रोल है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू अमंग स्टेट्स ये बताए कि कितना जाएगा। तो ये जो जाता है ये कितना जाना चाहिए, 40 जाना चाहिए, 50 जाना चाहिए, वो ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला यूनियन टैक्स रेवेन्यू कैसे इवॉल्व हुआ है, आर्टिकल मेंशन कर रहा है अंटिल 10 फाइनेंस कमीशन स्टेट शेयर जो लिमिटेड था पर्सनल इनकम टैक्स यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, लेकिन 10 फाइनेंस कमीशन सभी सेंट्रल रेवेन्यू जो है उनको पूल किया गया डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में। ठीक है, पहले जो ये पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, जैसे 60 रुपये सरकार अभी अपने पास रखती है, 40 ये भले कहीं से भी आए हो, है ना। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ जो है वो यहाँ पर दी जाती थी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इफिशिएंसी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है, इक्विटी ये स्टिपुलेट करता है रेवेन्यू स्केयर स्टेट विथ हायर एक्सपेंडिचर शुड रिसीव लार्जर शेयर ऑफ यूनियन टैक्स, है ना। जिनका ज़्यादा खर्च होता है, जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिले। एंड इफ़िशियंसी मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टेट जो खर्च कर रहा है उसको उतना मिलना भी चाहिए, है ना। कि भाई रैशनल उसके पीछे का लॉजिक जो है वो भी पता नहीं। जो स्टेट बोल रहा है कि भाई हम यहाँ पर 100 के 100 रुपीज़ खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ खर्च करते हैं, दारू पीने में खर्च करते हैं, ये भी वहाँ पर होना चाहिए, है ना। कि भाई कोई स्टेट है जो ज़्यादा खर्च कर रहा है लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट की इस पर खर्च कर रहा है, उसको ज़्यादा पैसे जो है वो मिलने चाहिए। आर्टिकल आर्ग्यू क्या करता है, इंक्लूजन ऑफ टैक्स कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि टैक्स कंट्रीब्यूशन स्पेशली अंडर जीएसटी रिजिम, ठीक है, इज गुड मेजर ऑफ इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स है जीएसटी जो है वो, इसलिए एक्यूरेट एस्टिमेट बताता है कि भाई कितना यहाँ पर पैसा जो है वो आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। आर्टिकल मेंशन करता है ट्रेडिशनल इफिशियंसी इंडिकेटर लाइक टैक्स एफर्ट्स एंड फिजिकल डिसिप्लिन लोअर वेट इन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल इफिशियंसी इंडिकेट करता है टैक्स एफर्ट एंड फिजिकल डिसिप्लिन, जो यहाँ पर बेसिकली है लोअर वेटेज यहाँ पर इसको आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मेन टैक्स है वो जीएसटी यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। अब यहाँ पर आर्टिकल प्रपोज फॉर इंक्लूजन ऑफ जीएसटी एंड पेट्रोलियम कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। आर्टिकल सजेस्ट करता है वेट एटलीस्ट 33% इंक्लूजन रिलेटिवली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी एंड पेट्रोलियम कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। कि भाई ये जो है इनको 33% का वेटेज जो है वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट है इक्वल एक्सेस टू बेनिफिट ऑफ ऑल एससीज। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको इसलिए ओवरव्यू यहाँ पर आर्टिकल्स के जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि हमारा 10 मिनट के अंदर हमारा न्यूज़पेपर जो है वो हो जाए। रिवीजन के लिए आपके पास पीडीएफ मिल ही रही है, तो पीडीएफ आप लेना मत भूलिएगा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल एक्सेस टू बेनिफिट, अब देखिए क्या है सबसे मेन मुद्दा। अब ये जो है ना, ये एक शायद ऐसा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें भी यहाँ पर चेंजेस या बदलाव आ सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए हमारे यहाँ पर अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज होती है। एक तो ओपन जहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है ओबीसी, है ना, देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है एससी, एंड देन हमें देखने को मिलते हैं एसटी, है ना, एंड देन वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कास्ट है उसके बेसिस पर इस तरीके से हमको रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं।
अब हो क्या रहा है, जैसे ओपन में तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, लेकिन ओबीसी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, एक नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मतलब क्या, कि भाई अगर आपकी फैमिली की इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर उससे कम है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ SC एंड ST जो है वहाँ पर लागू नहीं होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे जो SC कम्युनिटी है, ठीक है, बहुत सारे जो SC कम्युनिटीज़ है वहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो इसमें भी लोअर है उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो SC कम्युनिटी में अपर है वो यहाँ पर इसका बेनिफिट ले रहे हैं और वो यहाँ पर समृद्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनकम का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई फादर है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पर है, ठीक है, वो गवर्नमेंट पोस्ट पर है, क्लास 1 ऑफिसर है, तो ऑब्वियसली उनको सैलरी जो है वो लाखों के ऊपर होगी ही। अब उनका जो बच्चा है स्टिल वो यहाँ पर सारे उसको प्रिविलेजेस भी मिल रहे हैं और वो बेनिफिट भी मिल रहा है SC कम्युनिटी का। अब यहाँ पर उनको रिसोर्सेज भी नहीं मिल पा रहे हैं, जो SC में लोअर कम्युनिटी है उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, प्रिविलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, और यहाँ पर जो बेनिफिट है वो भी ये लोग छीन ले रहे हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी यहाँ पर आ रही है। और इसी को देखने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी जो है सेक्रेटरीज की वो फॉर्म की है, जहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर चेयर करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पर कम्युनिटीज़ है वो मतलब ओवर 1200 कम्युनिटीज़ उनको यहाँ पर देखा जाएगा, और उसी के साथ साथ जो डोमिनेंट वन है उनको देखा जाएगा, और फिर फाइनली यहाँ पर एक निर्णय जो है उसके बेसिस पर लिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब नॉन क्रिमिलियर जो है वो लाया जा सकता है, और लाया जाना भी चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि यही चीज़ हो रही है कि जिनको एक्चुअल में बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब वो तर्क देना कि भाई यहाँ पर जो अपर इसमें चले गए हैं स्टिल उन्होंने इतना जो डर है ये है वो सब फेस किया है, वो सब सही है, सब बराबर है, लेकिन समस्या ये है कि फिर इनका क्या जो किसी भी तरीके से प्रिविलेज्ड भी नहीं है और किसी भी तरीके से उनको बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा है, उनका क्या, वहाँ तक कैसे पहुँचे। क्योंकि रिजर्वेशन का मेन पर्पस क्या है, रिजर्वेशन का मेन पर्पस है कि जो कम्युनिटीज़ पीछे रह गई है उनको आगे लेकर आना है। अब ये कम्युनिटीज़ में ही अगर आधा आधा सेक्शन बढ़ जाए कि भाई यही सेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये सेक्शन को हम आगे कैसे लेकर आएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर लाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है बेसिकली। मीनवाइल 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हियरिंग जो है मैटर पर जल्दी से शुरू हो जाए, और यहाँ पर जो पैनल है वो यहाँ पर सजेस्ट करेगा कि क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो मेन एक कम्युनिटी आ रही है वो है मदिगास, ठीक है, तो इनकी यहाँ पर हो रही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है उन्होंने भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें भी चीज़ें अलग अलग हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा, मेन क्रक्स जो है बेसिकली ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है FCRA रजिस्ट्रेशन। देखिए बहुत सारे जो NGOs हैं उनका FCRA रजिस्ट्रेशन जो है, FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, उनका बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे NGOs ऐसे पाए गए हैं जो यहाँ पर मतलब फॉरेन डोनेशन जो है वो डाइवर्ट करते हैं प्रोटेस्ट और लीगल बैटल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में है उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो मेन अभी आपके लिए एक होमवर्क है FCRA जो है, इसके बारे में आप जो UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लीजिए। बाकी ये था हमारा वीडियो आज का। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।